अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ योर फिजिक्स कोर्स इंस्ट्रक्टर मोहम्मद वलीद। और आज की क्लास के अंदर हम लोग अपना एक नया चैप्टर पढ़ रहे हैं। सेकेंड ईयर फिजिक्स में बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर समझा जाता है, उसका नाम है रिलेटिविटी। जो हमारी ओल्ड फिजिक्स की बुक थी उसके अंदर यही चैप्टर जो हमारा था इसको हम लोग पढ़ते थे मॉडर्न फिजिक्स के अंदर। लेकिन जब आपके पास फिजिक्स की बुक अपडेट हुई तो अब आपके पास उसी चैप्टर को दो सब चैप्टर्स में ब्रेक कर दिया है। एक का नाम है रिलेटिविटी, दूसरे का नाम है क्वांटम फिजिक्स। तो खैर हम क्वांटम जो फिजिक्स है, क्वांटम मैकेनिक्स, जो फोटोन इंटरेक्शन विद मैटर है, उसके वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल जो आज की क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर को, उसका नाम है रिलेटिविटी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि इस चैप्टर की कौन कौन सी टर्म्स या कौन कौन से सब टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, समझने हैं। ठीक है, सबसे पहली टर्म्स या जो सबसे पहला टॉपिक जो उसका हमें समझना है रिलेटिविटी का, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव स्टेट ऑफ बॉडी। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास दूसरा टॉपिक है इस चैप्टर का, वो हमारे पास ये है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, आफ्टर देन दैट जो हमारा अगला टॉपिक है चैप्टर में जो हम डिस्कस करेंगे, उसका नाम है टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। ठीक है, अच्छा आफ्टर देन दैट फिर हम लोग जाएंगे कुछ जो हमारे साइंटिस्ट थे जो मॉडर्न और ओल्ड एरा के, उन्होंने कुछ अपनी थ्योरीज दी थी। ठीक है, तो एक आप लोगों के पास थ्योरी थी गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, और उसके अलावा हम उसको गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी भी कह सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग जाएंगे आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो ये बेसिकली जो हमारा आखिरी टॉपिक है, इसके अंदर हमें दोनों चीजें स्टडी करनी है। एक आपके पास है स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, और जो दूसरी टाइप है वो आपके पास है जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। ठीक है, ये दो चीजें हैं जो कि हमें समझनी है। ठीक है, इस टॉपिक पे जब हम आएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो फिलहाल हम लोग स्टार्ट करते हैं, अपने पहले टॉपिक को पढ़ते हैं। हमारा पहला टॉपिक है, उसका नाम है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव स्टेट। ओके, देखें, सबसे पहले तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एब्सोल्यूट स्टेट। एब्सोल्यूट स्टेट का मतलब ये होता है कि बॉडी की वो हालत जो सामने वाले पे डिपेंड ना करे। मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं रिपीट कर दूं अपने तमाम स्टूडेंट्स के लिए कि रिलेटिव का मतलब ये होता है, या एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है, एब्सोल्यूट का मतलब ये होता है कि आपके पास वो ऑब्जेक्ट जो सामने वाले पर्सन पे या सामने वाले जो सराउंडिंग है उस पे डिपेंड नहीं करती उसकी स्टेट। ठीक है, तो मैं इसकी जरा छोटी सी डेफिनेशन बना दूं आप लोगों के लिए। द स्टेट ऑफ बॉडी which does not depend on surrounding, which does not depend on surrounding। तो ये बेसिकली हमारे पास कहलाता है एब्सोल्यूट स्टेट। ठीक है, सबसे अच्छी मिसाल ये है कि अगर मैं ये वाली बात बोलूं कि आई एम इन द स्टेट ऑफ रेस्ट। ठीक है, एक आपके पास पर्सन है, वो ये एक चेयर है। ठीक है, ये आपके पास पर्सन इस चेयर पे बैठा हुआ है। ठीक है, अच्छा, अब है तो ये चेयर रेस्ट के ऊपर और ये बंदा भी रेस्ट के ऊपर है। तो क्या ये हम उसको एब्सोल्यूट स्टेट बोलेंगे? बिल्कुल बोलेंगे, बिकॉज मेरे इस जुमले के अंदर सराउंडिंग डिस्कस नहीं हुई। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपके पास ये पर्सन स्टेट ऑफ रेस्ट में ही हो।
बल्कि हो सकता है कि ये स्टेट ऑफ मोशन भी आ सकता है, हो सकता है। आप समझ रहे हैं? लेकिन मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मेन इंपॉर्टेंट चीज ये क्या है कि यहाँ पर जब आप एब्सोल्यूट स्टेट को डिफाइन करते हैं तो आप कभी भी सराउंडिंग या किसी दूसरे रेफरेंस को नहीं कंसिडर करते, बल्कि वो बॉडी खुद में ही डिफाइन करती है अपने आप को देखकर कि अगर वो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो इट इज इन स्टेट ऑफ मोशन, और अगर वो रुकी भी है तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट कहलाएगा। ठीक है, ये आपके पास एब्सोल्यूट स्टेट की सिंपल सी डेफिनेशन है। तो मैं दोबारा रिपीट कर दूं, एब्सोल्यूट स्टेट उसे कहते हैं कि एक बॉडी की वो स्टेट जो कि सामने वाले पे, सराउंडिंग पे डिपेंड नहीं करती। ठीक है, देयर इज नो कॉन्सेप्ट ऑफ द सराउंडिंग एनीमोर, सो दैट स्टेट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट स्टेट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं व्हाट इज द की पॉइंट या व्हाट इज द मेन कॉन्सेप्ट रिगार्डिंग द रिलेटिव स्टेट। बिकॉज आपने चैप्टर का नाम गौर किया होगा, चैप्टर का नाम है रिलेटिविटी, तो हमें रिलेटिव का मतलब पता होना चाहिए। देखिए, रिलेटिव का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि वो स्टेट या ऑब्जेक्ट जो कि सराउंडिंग पे डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे डेफिनेशन क्या होगी? द स्टेट ऑफ बॉडी विच डिपेंड्स ऑन सराउंडिंग। द स्टेट ऑफ बॉडी विच डिपेंड्स ऑन सराउंडिंग इज कॉल्ड रिलेटिव स्टेट। ठीक है, तो एक बॉडी की वो स्टेट जो कि सामने वाले पे डिपेंड करती है, ये आपके पास कहलाता है रिलेटिव स्टेट। सबसे अच्छी मिसाल क्या है कि लेट सपोज आपके पास, हम कंसिडर कर लेते हैं दैट इट इज अ मूविंग बस। ये आपके पास एक बस है। ठीक है, एक बस है जो कि बस चल रही है। ठीक है, एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर रही है। ठीक है, अच्छा, अब मामलात यहाँ पे ये हैं कि यहाँ पर इसके अंदर एक पर्सन बैठा हुआ। ठीक है, दैट इज अ पर्सन, इसको आप पर्सन ए नाम कह दें या ए नाम दे दें। दिस इज अ पर्सन ए, और ये आपके पास जो बस है स्टेट ऑफ मोशन में। अब सवाल ये रेज होता है क्या ये आपके पास जो पर्सन ए है, क्या ये स्टेट ऑफ रेस्ट में होगा या स्टेट ऑफ मोशन में? तो इसका जवाब ये होगा कि भाई इसकी स्टेट सराउंडिंग पे डिपेंड कर रही है, कि ये इसकी स्टेट किसके रिस्पेक्ट से मैं पूछ रहा हूं। अब अगरचे एक पर्सन बी है जो कि बाहर मौजूद है, बाहर खड़ा हुआ है, और वो इस पर्सन ए को देख रहा है। ठीक है, तो उसको नजर आएगा कि जो आपके पास बंदा है ये गाड़ी समेत आगे की तरफ जा रहा है। इसका मतलब ये है कि ये बंदा अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन बी, तो तभी आपके पास ये स्टेट ऑफ मोशन में कहलाएगा। लेकिन किसके रिस्पेक्ट से? पर्सन बी के रिस्पेक्ट से। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं, पर्सन ए इज एट स्टेट ऑफ मोशन, is in the state of motion, is in the state of motion, but with respect to person B। ठीक है, अच्छा, अपनी एग्जाम्पल को थोड़ा सा स्विच करते हैं, चेंज करते हैं। यही अगर आपके पास बंदा, यही बंदा, पर्सन ए की मैं बात कर रहा हूं, अब अगर हम इसकी स्टेट को डिफाइन करें, लेकिन अब मैं पर्सन बी का रेफरेंस नहीं दे रहा, बल्कि अब मेरे पास एक और पर्सन है जो कि उसके साथ बराबर वाली सीट पर बैठा हुआ। अब विद रिस्पेक्ट टू दैट पर्सन सी, ये जो आपके पास पर्सन ए है ये किस पर होगा? स्टेट ऑफ रेस्ट में। तो मैं क्या लिखूंगा, जुमला क्या कोट करूंगा? जुमला ये कोट करूंगा, पर्सन ए इज इन द स्टेट ऑफ, is in the state of, person A is in the state of motion, sorry, is in the state of rest, my bad. Person A is in the state of rest with respect to the person C। अब आपने एक चीज गौर की, गौर करने वाली बात ये थी
क्या आपने दोनों स्टेटमेंट को मुलाहिजा फरमाया? दोनों जो जुमले हैं, दोनों पैराग्राफ्स के अंदर ऑब्जेक्ट की हालत तब्दील हो गई। क्यों? बिकॉज आपने सराउंडिंग को तब्दील कर दिया, सराउंडिंग चेंज कर दी। पहले आपने रेफरेंस किया था पर्सन बी को, तो उसके रिस्पेक्ट से पर्सन ए स्टेट ऑफ मोशन में था। बाद में आपने जो रेफरेंस दिया वो लिया आपने पर्सन सी का, तो विद रिस्पेक्ट टू पर्सन सी जो पर्सन ए है वो स्टेट ऑफ रेस्ट में है। तो दैट मीन्स द स्टेट ऑफ द बॉडी will entirely change if you change the surrounding. So that state which depends on someone else, which depends on the surrounding, दिस इज कॉल्ड रिलेटिव स्टेज। होपफुली आपकी चीज क्लियर हो चुकी होगी। आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला टॉपिक है, मैं जो अपने प्रीवियस टॉपिक्स हैं उसके ऊपर भी जरा हम लोग देखते रहते हैं कि हमने कौन कौन सी चीजें कवर कर ली हैं। तो मैंने ये टॉपिक कवर कर लिए हैं, डबल टिक कर लेते हैं। अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या मतलब है फ्रेम ऑफ रेफरेंस का? ठीक है स्टूडेंट्स, आए समझते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस है क्या। चलिए, मैं जरा हेडिंग बना लूं आप लोगों के लिए, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, देखिए जब भी वर्ड आ जाए रेफरेंस, इसका मतलब क्या है? क्या आपने किसी न किसी सराउंडिंग को रेफरेंस में रखना पड़ेगा। आपने किसी सामने वाले पर्सन का, ऑब्जर्वर का, या आपने किसी दूसरे पर्सन का एक सहारा लेना पड़ेगा अपनी स्टेट को, अपने फ्रेम को डिफाइन करने के लिए, अपनी पोजीशन को डिफाइन करने के लिए, अपनी हालत को डिफाइन करने के लिए। पहली बात तो ये समझ लें। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है? बेसिकली फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपके पास एक ऐसा फ्रेमवर्क है, या ये समझ लेते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये आपके पास एक ऐसी जगह है जहां से आप किसी भी ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन कर सकते हो, जिसके जरिए से, मैं रिपीट कर दूं, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक ऐसा मैकेनिज्म है, हम उसको ये कह सकते हैं, इट्स अ मैकेनिज्म, इट्स अ मैकेनिज्म, या इसको और अल्फाज में कह सकते हैं इट्स अ टूल। ये आपके पास एक टूल है। अब ये टूल करता क्या है? ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिफाइन करता है। ठीक है, लेट सपोज हमारे पास यहाँ पर तीन एक्सेस में ड्रॉ करता हूँ। ये आपके पास है एक्स, ये है वाई, और ये आपके पास क्या है, जेड। अब ये आपके पास आ गया ऑब्जेक्ट। लेट सपोज ये एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट है। अब ये जो मैंने एक्स वाई जी, ये जो मैंने बनाया हुआ है, इसको हम फिजिक्स के अंदर नाम देते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। और से समझिएगा, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम इस्तेमाल किया जा रहा है इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिफाइन करने के लिए। तो ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है? एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड। ठीक है, तो ये इस ऑब्जेक्ट की हमें क्या मिल गई? पोजीशन मिल गई। इसका मतलब क्या है कि ये जो मेरा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो क्या निकला? वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस निकला मेरा। तो इसका मतलब ये है, मैंने आपको पहले ही बताया था, फ्रेम ऑफ रेफरेंस एक टूल है जो कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन को डिफाइन कर सकता है, या उसकी पोजीशन डिफाइन करने में मदद देता है। तो मैंने यहाँ पे एक्सिस यूज किए एक्स वाई जी, जिससे मेरे ऑब्जेक्ट की पोजीशन डिफाइन हो रही थी। तो इसका मतलब ये कि जो मेरे पास एक्स वाई जी सिस्टम है, जो मेरे पास ये जो ग्राफिकल जो मैंने एक्सेस ड्रॉ किए हैं, जिसको हम क्या नाम देते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो ये टिपिकली इसको हम क्या कह सकते हैं, दैट इट इज द फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, तो अगर एमसीक्यूज में सवाल है कि फ्रेम द एग्जांपल ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस, अब वो आपको बहुत सारे सिस्टम दे दें, तो याद रखिएगा कि इसका जो आप टिक मार्क करेंगे तो राइट आंसर क्या होगा? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कुड बी treated as a frame of reference because it gives you the position of an object। ठीक है, अच्छा, अब ये रेफरेंस, या ये समझ लें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, सिर्फ और सिर्फ आपको ये नहीं बताएगा कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, बल्कि मैं आपको एक और चीज बताऊं, मैं आपको एक और चीज रिवील करता हूँ यहाँ पर, कि ये जो हमारे पास एक्स वाई जी है, इससे ऑब्जेक्ट की पोजीशन तो मालूम होगी, लेकिन साथ साथ अगर आपके पास ये ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है, अगर अगरचे इस सिस्टम के अंदर, इस विद इन डोमेन, इस पूरी टेरिटरी के अंदर, इस पूरी टेरिटरी के अंदर अगरचे इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है, तो फिर क्या होगा कि जब इसकी पोजीशन चेंज होगी और आप उसका
डेरिवेटिव लें या आप उसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसका डेरिवेटिव लें, चेंज देखें, तो उससे आपको वेलोसिटी भी मिल जाएगी। और अगर आप उस वेलोसिटी का डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो उससे आपको और क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। और अगर आपको एक्सेलरेशन मिल गया, तो आपको ये भी मिल जाएगी कि व्हाट कुड बी द नेट फोर्स एक्टेड ऑन द बॉडी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास टूल है, ये सिर्फ पोजीशन नहीं बता रहा। अलबत्ता इसकी डेफिनेशन के अंदर हम पोजीशन को डिस्कस करते हैं सिर्फ, लेकिन पोजीशन से और क्या क्या चीजें हमारे पास ड्राइव हो सकती हैं, वेलोसिटी भी मिल सकता है, एक्सेलरेशन भी मिल सकती है। हमें ये पता चल सकता है कि ऑब्जेक्ट इनर्शियल में है, मतलब एक इनर्शियल मैकेनिज्म में है या नहीं है, इसके ऊपर नेट फोर्स लग रही है या नहीं लग रही है, तो हमें इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से पता चल सकता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरीके से ये क्लियर हो चुका होगा कि इसके क्या क्या एडवांटेजेस हैं। ऑलराइट, अब हम बात करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस? टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस दो होते हैं, दो टाइप्स के होते हैं बेसिकली। एक आपके पास कहलाता है इनर्शियल, और दूसरा आपके पास क्या कहलाता है, नॉन इनर्शियल। ठीक है, मैं पहले लिख दूं यहाँ पर आप लोगों के लिए टाइप्स की नेम। एक कहलाता है इनर्शियल फ्रेम, और दूसरा कहलाता है नॉन इनर्शियल। ठीक है, बेसिकली ये हैं दो आपके पास, इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम, दो टाइप्स हैं। अच्छा, अब इनर्शियल और नॉन इनर्शियल फ्रेम को आप कैटेगराइज किस तरीके से कर सकते हो, एक्सेलरेशन से और न्यूटन लॉस से। ठीक है, मैं रिपीट कर दूं अपने स्टूडेंट्स के लिए कि हम जो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस हैं, जो हमने टाइप्स लिखी, जो हमने जो कैटेगराइजेशन की हुई है, ये बेसिकली आपके पास दो चीजों पे हमने की है। एक तो आपके पास क्या है, एक्सेलरेशन, और दूसरी आपके पास क्या है, जो हमने इस पे ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस को कैटेगराइज किया हुआ है। तो एक तो एक्सेलरेशन है हमारे पास, और दूसरा है न्यूटन लॉस ऑफ मोशन, न्यूटन लॉस ऑफ मोशन। तो ये दो बेसिकली दो फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर हमने कैटेगराइजेशन की हुई है। अच्छा, बात करेंगे इनर्शियल फ्रेम की। इनर्शियल फ्रेम में क्या होता है, इनर्शियल फ्रेम के अंदर जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, वो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख दूं तमाम स्टूडेंट्स के लिए, इनर्शियल फ्रेम। ठीक है, इनर्शियल फ्रेम बेसिकली आपके पास क्या है, एक ऐसा फ्रेम या एक ऐसा एक मैकेनिज्म जिसके अंदर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करे, और उसके अंदर कोई एक्सेलरेशन प्रोड्यूस ना हो बॉडी में, तो उस डोमेन को, उस चार दीवारी को, उस फ्रेम को क्या नाम देंगे आप लोग, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है, मैं लिख दूं, ऑब्जेक्ट मूव्स विद द कांस्टेंट वेलोसिटी दैट इज एक्सेलरेशन जीरो, या जिसको आप क्या कह सकते हैं, नॉन एक्सेलरेटिंग। क्या कह सकते हैं, नॉन एक्सेलरेटिंग। लेकिन बात फिर वही आती है कि इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रेफरेंस जब भी हम वर्ड यूज करेंगे, इसमें क्या है कि हमने जो ऑब्जेक्ट की स्टेट को डिफाइन किया है कि ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वो किसी सामने वाले के रिस्पेक्ट से किया होगा। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू अनदर पर्सन, ऑब्जर्वर, या अनदर। ठीक है, तो एक तो बात ये हो गई। दूसरी बात पर आएंगे, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन।
हम डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। ये दूसरी प्रॉपर्टी है किसकी, इनर्शियल फ्रेम की। हम इनर्शियल फ्रेम में न्यूटन लॉज ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन, स्पेशली न्यूटन फर्स्ट लॉ, अप्लाई किए जा सकते हैं, कैन बी अप्लाइड इन दिस फ्रेम, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट कहता है सर वली कोई एग्जांपल दें, हमें समझ में नहीं आ रहा कि इनर्शियल फ्रेम है क्या। देखिए आपके पास एक गाड़ी, ठीक है, एक स्ट्रेट रोड एक हाईवे पर मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी से, ठीक है, कांस्टेंट स्पीड से, कांस्टेंट वेलोसिटी से। तो ये बेसिकली जो हमारे पास गाड़ी है जो कि हाईवे पे मूव कर रही है, तो ये जो एग्जांपल है, ये जो कार है, ये कहलाएगी हमारे पास एक inertial frame of reference that the car is moving on a highway with a constant velocity or with a constant speed. So it means that the car is in which frame? The car is the inertial frame, is in the inertial frame, ठीक है। एग्जाम्पल कोट कर देता हूँ आप लोगों के लिए। car is moving with a constant velocity on a highway। अच्छा, इसके अलावा मैं तमाम स्टूडेंट्स को एक और बात बताऊं। जब ऑब्जेक्ट एक टर्मिनल वेलोसिटी से मूव करे किसी भी फ्लूइड में, ठीक है, अ बॉडी मूव्स थ्रू अ फ्लूइड एट कांस्टेंट वेलोसिटी। आपने पढ़ा होगा विस्कस ड्रैग, जब कोई बंदा ऊपर से छलांग रहा होता है नीचे आने के लिए, तो हवा का प्रेशर लगता है। लेकिन एक ऐसा पॉइंट आता है कि जब आपके पास ऑब्जेक्ट का वेट और जो क्या कह सकते हैं, जिसके ऊपर एयर रेजिस्टेंस लग रही है, वो दोनों आपस में इक्विवेलेंट हो जाते हैं। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उस सिचुएशन में क्या होगा कि जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, उसके ऊपर लगने वाली वेट एयर ड्रैग के क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी, और ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगा। बेसिकली ये कहलाता है आपके पास टर्मिनल वेलोसिटी, ये कॉन्सेप्ट कहलाता है टर्मिनल वेलोसिटी का। ये भी कौन सी एग्जांपल के अंदर आएगा हमारे पास, इनर्शियल फ्रेम के अंदर आएगा, ठीक है। अब हम बात करेंगे जो इसकी दूसरी टाइप है। मैं दूसरी टाइप बता दूं आप तमाम स्टूडेंट्स को। दूसरी टाइप है नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है, नॉन इनर्शियल फ्रेम। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है स्टूडेंट्स। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, हमें समझना है, पढ़ना है, सीखना है। नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब ये है कि एक ऐसा फ्रेम जिसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो एक एक्सेलरेशन से, एक सर्टेन एक्सेलरेशन से मूव करता है, ठीक है। मैं लिख देता हूं तमाम स्टूडेंट्स के लिए। इन दैट फ्रेम ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ वेरिएबल वेलोसिटी, वेरिएबल, ऑब्जेक्ट मूव्स विद अ वेरिएबल वेलोसिटी। और जब वेलोसिटी वेरी करेगी तो इसका मतलब क्या है कि जो एक्सेलरेशन है वो कभी भी जीरो नहीं हो सकती, या ये कह सकते हैं कि जो बॉडी है उसको हम क्या मानेंगे, एक्सेलरेटिंग बॉडी मानेंगे, ठीक है। तो एक ऐसा फ्रेम जिसके अंदर ऑब्जेक्ट वेरिएबल वेलोसिटी से या एक एक्सेलरेशन से मूव करे, तो वो आपके पास फ्रेम कहलाता है नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और इसके अंदर वर्ड आ रहा है नॉन इनर्शियल। इसका मतलब क्या है कि इस फ्रेम के अंदर इनर्शियल प्रॉपर्टी आपको नहीं मिलेगी, ठीक है। मैं तमाम स्टूडेंट्स के लिए मैं ये पॉइंट लिख देता हूँ। नो इनर्शिया सिस्टम possess या in the frame possess no inertia,
द फ्रेम possess नो इनर्शिया। अब स्टूडेंट कहेगा कि सर इनर्शिया क्यों नहीं है? देखें, अगर आपके पास ऑब्जेक्ट के अंदर इनर्शिया है तो अपनी हालत को रेजिस्ट करेगा। अपनी अगर हालत को रेजिस्ट कर रहा है तो या तो वो स्टेट ऑफ रेस्ट में या स्टेट ऑफ मोशन में। अच्छा, अब अगर चे वो स्टेट ऑफ रेस्ट में या स्टेट ऑफ मोशन में है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, तो वो फिर नॉन एक्सेलरेटिंग बॉडी कहलाएगी ना, जो कि हमारी पहले वाला फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। लेकिन यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए जो बात बता रहा हूँ वो यहाँ पर बात एक्सेलरेशन की है, नॉन एक्सेलरेशन की नहीं है। यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो एक एक्सेलरेटिंग बॉडी के तौर पे कंसिडर किया जाएगा, जो नॉन इनिशियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में दौड़ रहा होगा, चल रहा होगा। इसका मतलब ये है कि इसमें वेलोसिटी वेरी करेगी और इसमें कोई ना कोई बॉडी पर अनबैलेंस फोर्स लग रही होगी, जिसके नतीजे में वो बॉडी में एक्सेलरेशन पैदा होगी। तो तभी जब भी हमारे पास बॉडी पे एक अनबैलेंस फोर्स लगे, सो इट मींस दैट द ऑब्जेक्ट डोंट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया। ये कह सकते हैं उसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस, चेंज ऑफ स्टेट को चेंज करने की जो रेजिस्टेंस है वो उसमें खत्म हो चुकी है। तो तभी आपके पास उस बॉडी के अंदर एक स्टेट में चेंज आया अनबैलेंस फोर्स लगाने की वजह से, और इवेंचुअली जो बॉडी है उसमें एक एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हुई। ठीक है, तो ये बेसिकली हम लोग किसमें पढ़ते हैं? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। अच्छा, और न्यूटन लॉज के हम अप्लाई नहीं कर सकते। मैं यहाँ पे पॉइंट बना के लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। न्यूटन लॉज, न्यूटन लॉज ऑफ मोशन could not be applied in that frame। बल्कि आपको कुछ मजीद फोर्सेस को कंसिडर करना पड़ता है। जब आप नॉन इनर्शियल फ्रेम में, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो आपने लाजमी कुछ और फोर्सेस को कंसिडर करना पड़ता है, जिसकी वजह से वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस आपका कॉम्प्लेक्स हो जाता है। और वो जो आप फोर्सेस जिसको आप कंसिडर करते हो वो कहलाती हैं फिक्शियस फोर्सेस। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द मोशन ऑफ बॉडी, motion of body, in order to understand the motion of body we need to consider, we need to consider some fictitious forces, जिसको आप कहते हैं सीडो फोर्स। सीडो फोर्सेस, ठीक है। अच्छा, अब स्टूडेंट कहता है कि सर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हो रहा आखिरी वाले पॉइंट का, कि सीडो फोर्सेस फिक्शियस फोर्सेस क्या हैं। चलो मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, और से समझिएगा बेटा, इसकी मिसाल जो मैं दे रहा हूँ उसमें आपको आखिरी पॉइंट भी क्लियर हो जाएगा। एन accelerating car at the turning of a corner, at turning around corner। ठीक है, इसके अलावा ये लिख सकते हैं मैरी गो राउंड, रोटेटिंग मैरी गो राउंड। अच्छा, ये दो चीजें आ गई हैं। अब अगर आपने फिक्शियस फोर्स को समझना है तो आप मैरी गो राउंड को समझ लें। वही आपके पास एक्सेलरेटिंग कार एट द टर्निंग अराउंड द एज अराउंड द कॉर्नर, वो भी वही है। लेकिन यहाँ पे तो थोड़ा सा अच्छा समझ में आ जाएगा मैरी गो राउंड में क्या हो रहा है। देखिए, मैरी गो राउंड के अंदर अगर हम बात करें तो ये हमारे पास एक सेंटर है, फिक्स पॉइंट है, जिसके अराउंड आपके पास एक ऑब्जेक्ट घूम रहा है। ठीक है। अच्छा, अब ये वाली बात आप जानते हैं कि इस ऑब्जेक्ट के ऊपर एक एक्सेलरेशन पैदा हो रही है। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या पैदा हो रही है? एक एक्सेलरेशन पैदा हो रही है, जिसको हम क्या नाम देते हैं? सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन। चले,
इसके अलावा ये बात मजीद आप लोगों को पता होगी कि टूवर्ड्स द सेंटर एक फोर्स लगती है, एक अनबैलेंस फोर्स लगती है, जिसको आप क्या नाम देते हैं, सेंट्रिपिटल फोर्स। क्या नाम देते हैं? सेंट्रिपिटल फोर्स। अब ये जो हमारे पास सेंट्रिपिटल एक्सेलरेशन है, इट प्रूव्स दैट द ऑब्जेक्ट is moving in a non-inertial frame of reference. The object is moving in a non-inertial frame of reference. But अब हमें ये वाली बात पता है कि हमें कॉम्प्लेक्सिटी से बचना है, बिकॉज सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, ऑब्जेक्ट नॉन एक्सेलरेटिंग फ्रेम ऑफ रेफरेंस में आ गया, इसको पढ़ना थोड़ा मुश्किल है। तो इसका मतलब ये है कि हमें कोई ना कोई दूसरी फोर्स कंसिडर करनी पड़ेगी जो कि सेंट्रिपिटल फोर्स को कैंसिल आउट कर रही है। तो वो बेसिकली हमारे पास जो फोर्स है जो कि सेंट्रिपिटल फोर्स को कैंसिल आउट करती है, जिसको हम कंसिडर करते हैं, इमेजिन करते हैं, वो बेसिकली हमारे पास क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स दुनिया में एग्जिस्ट करती नहीं है, लेकिन अगर आपने नॉन इनर्शियल फ्रेम जिसके अंदर एक बॉडी मूव कर रही है, उसको आपने कन्वर्ट करना है नॉन इनर्शियल को इनर्शियल फ्रेम में, तो आपने ऐसी इमेजिनरी फोर्सेस का सहारा लेना पड़ेगा, ताकि ऑब्जेक्ट के अंदर अगरचे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो भी रही है, लेकिन हम उसको कैंसिल आउट करवा सकें एक दूसरी फिक्शियस फोर्स के जरिए, एंड दैट इज कॉल्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अब आप बोलेंगे कैसे? इस तरीके से देखें, सेंट्रिपिटल फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स द सेंटर है। अब इसके बिल्कुल अपोजिट हमने फोर्स कंसिडर की, जो कि है कहलाएगी सेंट्रीफ्यूगल या सेंट्रीफ्यूज फोर्स। ये है इसकी अपोजिट डायरेक्शन में। अब जब ये अपोजिट डायरेक्शन में है, तो सेंट्रिपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एक दूसरे का इफेक्ट क्या करने लगेगी? कैंसिल आउट। और ऑब्जेक्ट के अंदर अनबैलेंस फोर्स जीरो हो जाएगी, और हम मानेंगे कि ऑब्जेक्ट के अंदर कोई एक्सेलरेशन पैदा नहीं हो रही है। अलबत्ता वी नो कि एक्सेलरेशन है, लेकिन हम उस कॉम्प्लेक्सिटी से बचने के लिए एक्सेलरेशन को निग्लेक्ट कर रहे हैं। लेकिन कैसे? कोई ना कोई हमारे पास सॉलिड रीजन होना चाहिए। तो हम सॉलिड रीजन क्या रखते हैं? फिक्शियस फोर्स का, जो कि हम कंसिडर कर रहे हैं, इमेजिन कर रहे हैं, दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ठीक है। सो ये है बेसिकली कॉन्सेप्ट इसका, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस का। ठीक है। और सीडो फोर्सेस का कॉन्सेप्ट मैंने आपको दे दिया। अच्छा, by the will of Almighty Allah and by the will of God we have completed the two types। तो हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया है, एब्सोल्यूट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, रिलेटिव स्टेट के बारे में पढ़ लिया। टिक कर लेते हैं इसको। टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस भी हो गया। अब हमारे पास जो अगली बात आ रही है, वो आ रही है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन की। एक मिनट दीजिएगा जरा मुझे, इसको यहाँ पर लिख देता हूँ। गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, ये कह सकते हैं गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। इस टॉपिक में गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन, जिसका दूसरा मैंने लिखा हुआ है गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सबसे पहले तो हमें इसके कुछ पॉस्टुलेट समझने पड़ेंगे, फिर हम लोग चलते हैं कि व्हाट आर द ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस, या यही कह सकते हैं कि गैलीलियन ने क्या इक्वेशंस दी थी ट्रांसफॉर्मेशन, एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में ट्रांसफॉर्म होने के लिए, या एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस को दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कन्वर्ट करने के लिए कौन कौन सी इक्वेशन दरकार होती हैं। वो इक्वेशन बताई थी गैलीलियन ने। वो लेकिन हर बात की बात है, पहले तो हमें ये समझना है कि इस गैलीलियो ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में क्या बोला गया था। तो खास खास इसके जो की पॉइंट्स हैं, उसको हम लोग नोट करते हैं, समझते हैं। पॉस्टुलेट्स मतलब ये थ्योरी, इसकी जो रिलेटिविटी का जो उसने कॉन्सेप्ट दिया था गैलीलियन ने, तो वो कौन कौन से पिलर्स पे खड़ा हुआ था? ये जो आपके पास थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, वो कौन कौन से पिलर्स पर स्टैंड की हुई है, उसको हम लोग समझते हैं। सबसे पहली चीज क्या? इनर्शियल फ्रेम। ठीक है। पहली चीज है इनर्शियल फ्रेम। जो डायग्राम आपको सामने नजर आ रही है, उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे आगे जाकर। पहले तो हम जरा पॉस्टुलेट डिस्कस करते हैं। ये डायग्राम इसी से ही रिलेटेड है।
तो इनर्शियल फ्रेम्स बेसिकली जो गैलीलियन है, गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, उसमें हमें ये बात मालूम होती है कि डील्स, जो आपके पास गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है वो डील करती है उन तमाम ऑब्जर्वर को जो कि फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के अंदर मौजूद हो, और वो फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के अंदर एक कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हो। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, it deals with the objects, it deals with the, या ऑब्जर्वर भी लिख सकते हैं, it deals with the observer in frames moving at constant speed relative to each other। क्या मतलब है इसका? मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जो आपके पास जो पर्सन है, जो ऑब्जर्वर्स हैं, वो उन फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस के अंदर मौजूद हो, और उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस को हम क्या मानेंगे? इनर्शियल फ्रेम। लेकिन तभी मानेंगे ना कि या तो आपके पास वो पर्सन स्टेट ऑफ रेस्ट में हो, या पर्सन कांस्टेंट स्पीड से मूव करे दूसरे वाले के रिस्पेक्ट से। तो वो तमाम फ्रेम्स जिसके अंदर ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड से मूव करे या स्टेट ऑफ रेस्ट में हो, तो उन तमाम फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस को हम क्या किसमें पढ़ेंगे? गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में। ठीक है, अच्छा जी। दूसरा की पॉइंट, एब्सोल्यूट टाइम। एब्सोल्यूट टाइम, इसको भी हम लोग समझते हैं। देखिए, एब्सोल्यूट टाइम आपके पास जो उसने बताया था, किसने? गैलीलियो ने। गैलीलियो ने ये वाली बात बताई कि अज्यूम किया कि टाइम एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी है। टाइम इज एब्सोल्यूट क्वांटिटी, टाइम इज एब्सोल्यूट क्वांटिटी। ठीक है, एंड इट फ्लोज identically, and it flows identically for all observers। मेरा ख्याल से ये जो मैंने जुमला लिखा हुआ है, ये जुमला है बड़ा टेक्निकल। देखें, अगर मैं आपसे ये वाली बात बोलूं कि एक आप लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट का यूनिट चल रहा है, ठीक है, एक स्टूडेंट है, उसके फेवरेट सब्जेक्ट का एक यूनिट चल रहा है, ठीक है, तो उसको पता नहीं चलेगा कि वो 1 आवर कब गुजर गए। लेकिन उसी क्लास में सेम वही पर्सन जो कि उसको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, तो वो उसके लिए टाइम गुजर नहीं पाएगा। इसका मतलब क्या है कि टाइम का आपके एब्सोल्यूट है ही नहीं, इट वेरी पर्सन टू पर्सन। लेकिन गैलीलियो ने ये वाली बात बोली कि नहीं भाई, टाइम तो एब्सोल्यूट है, सबके लिए एक जैसा है। ठीक है, उसको भी हम पॉजिटिव में लिख रहे हैं। अभी हम ये डिस्कस नहीं कर रहे कि व्हाट आर द डिसएडवांटेज एडवांटेजेस एंड व्हाट आर द प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ दिस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। सिर्फ हम ये पढ़ रहे हैं कि क्या क्या इसके पॉस्टुलेट्स हैं। ठीक है, इसके अलावा रिलेटिव स्पेस का कॉन्सेप्ट मिलता है। रिलेटिव स्पेस का कॉन्सेप्ट मिलता है हमें। पोजीशंस, कोऑर्डिनेट्स, जिसको हम कह सकते हैं कैन बी ट्रांसफॉर्म, कैन बी ट्रांसफॉर्म। तो इसका मतलब ये है कि जो स्पेस है जिसमें ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जगह, वो क्या है? वो रिलेटिव है, वो चेंज हो सकती है। ट्रांसफॉर्म का मतलब क्या है कि एक पर्सन के रिस्पेक्ट से दूसरे पर्सन का जो पोजीशन है, जगह है, वो चेंज हो रही है। सो दैट मीन्स कि स्पेस रिलेटिव है, कैन बी ट्रांसफॉर्म, सो दैट स्पेस इज रिलेटिव। ऑलराइट, तो ये वाली बात है। अच्छा, अगर हम लोग ए लेवल्स या किसी कैम्ब्रिज बुक को अगर फॉलो करें या उसको पढ़ें, तो उसमें आपको ये वाली बात पता चलेगी कि रिलेटिव जब भी वर्ड आता है ना, तो उसके दो मायने होते हैं। एक तो हमने किसी सेकंड पर्सन का, ऑब्जर्वर का या फ्रेम का हमें एक रेफरेंस देना पड़ता है। सेकेंडली कि आपके पास उस फ्रेम या उस जगह पर कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट भी नहीं होता, बल्कि कोई ना कोई एक पर्सन दूसरे के रिस्पेक्ट से मोशन में होता है। वही बात जो अभी मैंने आपसे अर्ज की।
ये बात जो मैंने आप सर्च की थी अभी, इससे पिछली जो एग्जांपल मैंने आपको दी थी कि जो गाड़ी में पर्सन ए था, वो आपके पास पर्सन ए के रिस्पेक्ट से, पर्सन ए के रिस्पेक्ट से गालिबन पर्सन बी था या सी था, मैं उसको दोबारा से चेक कर लेता हूँ ताकि हम लोग स्पेसिफिकली उन्हीं पर्सन को हम टारगेट करें। ये जो पर्सन ए है वो पर्सन बी के रिस्पेक्ट से क्या है, स्टेट ऑफ मोशन में, लेकिन सी के रिस्पेक्ट से आपके पास क्या है, स्टेट ऑफ रेस्ट में। सो दैट मीन्स पर्सन ए की हमें दोनों हालतें मिल रही हैं, स्टेट ऑफ रेस्ट भी स्टेट ऑफ मोशन भी। सो दैट मीन्स कि रिलेटिविटी के अंदर हमें स्टेट ऑफ मोशन भी मिलता है ऑब्जेक्ट का। सही है। तो यहाँ पर यही वाली बात को मैं आगे ड्रैग करूंगा इस टॉपिक के अंदर कि जो ऑब्जेक्ट है या जो हमारे पास दो पर्सन्स हैं वो एक दूसरे के रिस्पेक्ट से स्टेट ऑफ मोशन में बिल्कुल हो सकते हैं। और अगर वो अपनी जगह चेंज कर रहे हैं सामने वाले के रिस्पेक्ट से, सो दैट मीन्स कि जो स्पेस है वो हमारे पास कौन सी क्वांटिटी हुई, रिलेटिव क्वांटिटी हुई, बिकॉज उसके अंदर पर्सन मूव कर रहा है, उस रेफरेंस, उस जगह, उस फ्रेम के अंदर, उस डोमेन के अंदर, उस चार दीवारी के अंदर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सामने वाले के रिस्पेक्ट से। नहीं, मैं बार बार कह रहा हूँ सामने वाले के रिस्पेक्ट से। सो दैट मीन्स जो हमारे पास स्पेस है, जो पोजीशन है ऑब्जेक्ट की, वो क्या है, एक रिलेटिव क्वांटिटी है। ठीक है। तो ये तो आपके पास तीसरा पॉस्टुलेट हो गया। और इसके अलावा जो क्लासिकल मैकेनिक्स है, अकॉर्डिंग टू दैट हम लोग स्पीड ऑफ लाइट के बराबर नहीं आ सकते। ठीक है। लेकिन आइंस्टाइन ने कुछ बातें बताई थी, वो अपनी थ्योरी के अंदर उसने डिस्कस किया हुआ है, वो मैं जब आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। फिलहाल अकॉर्डिंग टू क्लासिकल मैकेनिक्स द रिलेटिव स्पीड इज वेरी वेरी लेस एज कंपेयर टू द स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है। इट सजेस्ट दैट इट सजेस्ट दैट relative speed are far below than the speed of light। बात वही है कि क्लासिकल मैकेनिक्स हमें इस चीज पर सोचने पे मजबूर करती है कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड सामने वाले के रिस्पेक्ट से वो कभी भी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा नहीं हो सकती। मिसाल के तौर पर मैं एक पर्सन को देख रहा हूँ, मैं पर्सन को एक देख रहा हूँ कि वो जा रहा है गाड़ी में। ठीक है। अब जो उसकी गाड़ी की जो स्पीड है मेरे रिस्पेक्ट से जो उसकी गाड़ी की स्पीड है वो आपके पास क्या है, वो क्या नाम है, स्पीड ऑफ लाइट से कम है। तो ये कहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट मिलता है, ये हमें कॉन्सेप्ट मिलता है क्लासिकल मैकेनिक्स से। ठीक है। तो ये चार पॉस्टुलेट हैं गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के। अब हम बात करते हैं गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस की। ठीक है। आइए स्टार्ट करते हैं। की डेफिनेशन ये है गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस की कि these are the equations जिससे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। ये हमारे पास कुछ ऐसी इक्वेशंस हैं गैलीलियन ने जो दी थी, ये आपके पास ऐसी इक्वेशंस हैं जिससे हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं, या एक कोऑर्डिनेट को या एक आपके पास फ्रेम ऑफ रेफरेंस को दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कन्वर्ट किया जा सकता है। ठीक है। तो मैं रिपीट कर दूं कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आपके पास क्या हो सकती हैं, गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस आपके पास वो इक्वेशंस होती हैं जिससे आप एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस को दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है। मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन लिख दूं, दीज आर द इक्वेशंस यूज्ड टू कन्वर्ट between the coordinates of space and time of an event in one frame to another frame। ठीक है। क्या मतलब है, मैं इसका मतलब दोबारा से समझा दूं तमाम स्टूडेंट्स को, वैसे तो मैं आपको बता चुका हूँ लेकिन दोबारा से रिपीट कर देता हूँ ताकि ये चीजें कंसोलिडेट हो जाएं। ये आपके पास एक ऐसी इक्वेशंस हैं, ठीक है, जिससे आप कन्वर्ट कर सकते हो दो चीजों के बिटवीन। अब वो दो चीजों के बिटवीन क्या, इससे मुराद है क्या, अगर आपने स्पेस और टाइम
इसको कन्वर्ट करना है एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। मिसाल के तौर पर एक ऑब्जेक्ट है, अज्यूम कर लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, बॉल है, बॉल, वो आपके पास बॉल मूव कर रही है। अब मुझे उस बॉल की पोजीशन चेंज करनी है या उसके कोऑर्डिनेट चेंज करने हैं, उसकी पोजीशन के कोऑर्डिनेट चेंज करने हैं एक फ्रेम से दूसरी फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ठीक है, तो हम लोग यूज करेंगे इन इक्वेशंस को जो कि आपके सामने लिखी हुई गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस। मैं दोबारा बता देता हूं कि यहाँ पर हमारे पास जो गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस हैं उससे ऑब्जेक्ट की किसी भी पॉइंट की हम कोऑर्डिनेट्स को चेंज कर सकते हैं एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। तो उसका मतलब क्या है कि द पोजिशंस ऑफ द कोऑर्डिनेट्स फॉर बोथ द फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस आर इंटरचेंजेबल या कन्वर्टेबल। ये भी हम लोग इसको कंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, इस इक्वेशंस का कंक्लूजन कुछ यही है। ठीक है, अच्छा, अब वेलोसिटी, पोजीशन, टाइम, ये तीन चीजें जो अभी मैंने आपको बताई, वेलोसिटी मैं लिख भी देता हूं, वेलोसिटी, टाइम और पोजीशन, ये तीन चीजें आपके पास हैं। ठीक है, या ये तीन क्वांटिटीज हैं जो कि हर फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर अलग अलग कैलकुलेट की जाती हैं। मिसाल के तौर पर आपके पास एक पर्सन है जो कि उसके करीब है, एक एरोप्लेन के करीब है। लेट सपोज दिस इज अ पर्सन वन। मैं आपको इस तरीके से मिसाल दे देता हूँ, ये पर्सन वन है और ये आपके पास एक एरोप्लेन मौजूद है। ठीक है भाई, ये एरोप्लेन आ गया। अब एक पर्सन जो बहुत दूर है, ये आपके पास आ गया पर्सन टू। तो आपका क्या ख्याल है कि ये जो पर्सन टू है ये इस ऑब्जेक्ट की पोजीशन वही देखेगा जो पर्सन ए देख रहा है? नहीं भाई, ऐसा ही नहीं। सेकेंडली हो सकता है पर्सन टू को तो इतना छोटा नजर आ रहा हो वो एरोप्लेन, लेकिन पर्सन वन जो बहुत करीब है तो उसके रिस्पेक्ट से आपके पास ये जो एरोप्लेन है वो बहुत अच्छा खासा जाइगेंटिक लग रहा होगा। तो इसका मतलब ये है कि पोजीशन, टाइम और वेलोसिटी आपके पास हर रेफरेंस या हर फ्रेम के अंदर अलग अलग कैलकुलेट की जाती है। अब जब वो अलग अलग कैलकुलेट की जाती हैं तो पर्सन टू ने उस पोजीशन को, इस एरोप्लेन की पोजीशन को, इसकी वेलोसिटी को और टाइम को नोट कर लिया। पर्सन वन जो आपके पास था वो भी एक कोई ना कोई फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अंदर है, तो उसने भी क्या कर लिया, इस प्लेन की इन तीनों प्रॉपर्टीज को अपने पास मेजर कर लिया। अब जब वो मुझे इन दोनों फ्रेम्स को आपस में, जो आपने डेटा इसका क्या नाम है एरोप्लेन का गैदर किया, अगर आपने वही डेटा एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में कन्वर्ट करना है तो आप इन ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को यूज करोगे। अब मेरा ख्याल से आपको समझ में आ चुका होगा कि गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन का क्या पर्पस होता है। ठीक है, चलिए। अच्छा, इसकी सबसे अच्छी मिसाल क्या है? बराबर में जो आपको मैंने बताया था कि मैंने पिक्चर आप लोगों के लिए एक सेट की हुई है, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए और उसे समझिएगा। जो आपके पास पर्सन डी है वो मूव कर रहा है एक वेलोसिटी से और वो वेलोसिटी गिवन है 4 मीटर पर सेकेंड, ऐसे ही है। ठीक है, उसने उस बॉल को थ्रो किया। अच्छा, ये पर्सन चल रहा है कितनी स्पीड से? पर्सन डी की बात कर रहा हूँ, वो 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से चल रहा है। ठीक है, और इसी दौरान इसने एक ग्रीन ऑब्जेक्ट को या एक बॉल को, एक पत्थर को, एक ऑब्जेक्ट को फेंका कितनी स्पीड से? 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, और एक स्ट्रेट लाइन में फेंका, ये भी बात मतलब यहाँ पे हमें नजर आ रही है। तो विद रिस्पेक्ट टू पर्सन डी जो कि मूव कर रहा है कितनी स्पीड से? 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, और उसने क्या फेंका, एक ऑब्जेक्ट को फेंका 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। ठीक है, वाइल जो दूसरा पर्सन है वो रेस्ट पे बेचारा, वो रेस्ट के ऊपर है। ठीक है, अच्छा याद रखिएगा दोनों दोनों जो आपके पास है वो इनर्शियल फ्रेम के अंदर है, दोनों इनर्शियल फ्रेम्स के अंदर है, जो कि इस गैलीलियन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का मेन पोस्टुलेट है कि जो जो भी हम कंसिडर करेंगे ऑब्जर्वर्स वो इनर्शियल फ्रेम के अंदर होंगे। ठीक है, तो वो जो आपने बॉल फेंकी वो पर्सन डी के रिस्पेक्ट से और ए के रिस्पेक्ट से चेंज होगी। अब आप बोलेंगे क्यों? पर्सन डी के रिस्पेक्ट से जो आपके पास बॉल की स्पीड है वो कितनी है? 2 मीटर पर सेकेंड। लेकिन पर्सन सी के रिस्पेक्ट से जो आपके पास बॉल है वो बॉल की स्पीड कितनी है? 4 + 2 दैट इज 6 मीटर पर सेकेंड। अब आपके जहन में सवाल आ रहा होगा सर क्यों, ऐसा क्यों है?
पर्सन सी के रिस्पेक्ट से 6 मीटर पर सेकंड स्पीड क्यों है और पर्सन डी के रिस्पेक्ट से 2 मीटर पर सेकंड क्यों है? तो भाई इसके पीछे रीजन ये है कि दोनों के फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस अलग अलग हैं। तो दोनों ने जब देखा किसको, उस ऑब्जेक्ट को, उस पत्थर को, उस बॉल को, तो दोनों की स्पीड जो उन्होंने नोट की, ऑब्जर्व की, वो डिफरेंट थी। ठीक है, ये है सारी बात। तो जैसा मैंने आप लोगों को ये वाली बात बताई अपने स्टूडेंट्स को कि जो बॉल है वो, उसकी स्पीड दोनों पर्सन के रिस्पेक्ट से डिफरेंट है। ठीक है, तो यही बात मैंने आपसे पीछे अर्ज की कि वेलोसिटी, टाइम और पोजीशन किसी भी ऑब्जेक्ट की फ्रेम ऑफ रेफरेंस टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस वेरी करती है, लेकिन वही अगर वैल्यूज को एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में कन्वर्ट करना है तो हमें इन इक्वेशंस का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है तमाम स्टूडेंट्स के लिए। आए, आगे बढ़ते हैं, आगे चलते हैं, इक्वेशंस को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, अच्छा अब मैं वो इक्वेशंस आप लोगों के लिए लिख रहा हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे कुछ कंसिडर भी करना पड़ेगा। ठीक है, मैं एग्जाम्पल कोट कर रहा हूँ, उसकी डायग्राम भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं कुछ कंसिडरेशन लिख लूँ। हम कंसिडर कर लेते हैं एक पर्सन। ठीक है, कंसिडर अ पर्सन सी, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, मैं पर्सन सी नाम दे रहा हूँ। ठीक है, जो कि एक रेस्ट पोजीशन के ऊपर है। ठीक है, ओरिजिन के ऊपर है, ऑलराइट, रेस्ट के ऊपर है, ओरिजिन के ऊपर है। अच्छा, बट एक और पर्सन है, बट अनदर पर्सन डी, दूसरा पर्सन डी वो मूव कर रहा है, मूविंग अवे, मूविंग अवे फ्रॉम पर्सन सी। उसने सी के पास से चलना स्टार्ट करा, मतलब वो सी के पास ही था, लेकिन वो अब चल रहा है पर्सन डी। ठीक है, और आपके पास कितनी वेलोसिटी से चल रहा है वो, एट अ वेलोसिटी वी, एट वेलोसिटी वी। तो एक तो ये बात हो गई हमारी, एट वेलोसिटी वी। ठीक है, अब क्या होता है, एक बलून है। ठीक है, दोनों पर्सन्स ने उस बलून के पॉपअप को क्या किया, नोट किया। पॉपअप का मतलब यह है कि बलून आपके पास क्या हुआ, बर्स्ट हो गया। ठीक है, बलून आपके पास फट गया, लेट सपोज। तो दोनों बंदों ने ऑब्जर्व किया। अच्छा, बोथ पर्सन, अब मुझे ये बात लिखनी भी है, बोथ पर्सन, बोथ पर्सन सी एंड डी ऑब्जर्व अ पॉपअप ऑफ बलून। ठीक है, एट सम डिस्टेंस अवे। और वो जो बलून का पॉपअप था वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस दूर दोनों ने ऑब्जर्व किया। सही है, सिंपल सी बात है। दो दोस्त हैं, एक पर्सन सी ले लें, एक पर्सन डी ले लें। अब पर्सन डी वेलोसिटी से चल रहा है, पर्सन सी बेचारा रुका हुआ। तो पर्सन डी है वो चला गया आगे, और जब वो आगे जा रहा था तो पर्सन डी ने, मतलब आपके दोस्त ने, और आप जो बेचारे खड़े में, आप दोनों ने क्या ऑब्जर्व करा कि एक दूर आगे बलून फटा। ठीक है, तो ये बात मैंने यहां तक लिख दी। अच्छा, जो आपके पास पर्सन डी है, जो पर्सन डी है वो कौन से फ्रेम के अंदर है, उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस आप नाम दे लें एस प्राइम। ठीक है, जो पर्सन डी है उसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है आपने उसको कंसिडर कर लिया, एस प्राइम कंसिडर कर लिया आपने। ठीक है, इस बात को अपने जहन में रख लें। जो पर्सन जो आपके पास डी है, ठीक है, तो उसका जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है उसका आपने क्या लिया, एस प्राइम। ठीक है, और उस पर्सन डी ने, एंड ही ऑब्जर्व, जो पर्सन डी था उसने ऑब्जर्व करा पॉपअप को बलून के कितने डिस्टेंस के ऊपर, एक्स प्राइम डिस्टेंस पे, एंड ऑब्जर्व द पॉपअप ऑफ बलून एट अ
डिस्टेंस एक्स प्राइम, ठीक है, एट अ डिस्टेंस एक्स प्राइम। अच्छा, अब जो पर्सन सी था, थोड़ा सा पर्सन सी के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। जो पर्सन सी है उसका फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, एस। अभी मैंने आपको बताया था कि दोनों के पर्सन्स अलग, दोनों हैं तो इनर्शियल, लेकिन दोनों के फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस अलग अलग हैं, एक एस और एक एस प्राइम। तो उसने क्या देखा, ही ऑब्जर्व द पॉपअप ऑफ बैलून एट अ डिस्टेंस एक्स। उसने क्या डिस्टेंस से ऑब्जर्व किया, जो कि आप खड़े हुए थे, जो कि रेस्ट पे था, उसने डिस्टेंस एक्स से मेजर किया, देखा उस बलून के पॉपअप को। सही है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अब इसी चीज को जो मैंने जितना भी फरमाया वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन में। ये आपके सामने पिक्चर है, जो कि अभी मैंने आपसे डिस्कस किया कि जितना मैंने आपके साथ शेयर किया है अभी इंफॉर्मेशन, वो सब इस पिक्चर में मौजूद है। तो ये जो आपके पास पर्सन सी है वो बेचारा रुका हुआ है, ये रेस्ट के ऊपर है। और जो आपका दोस्त था वो, उसने चलना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। जो पर्सन डी है वो यहाँ से चलना स्टार्ट नहीं कर रहा। मैं तमाम स्टूडेंट्स को ये वाली बात बता दूं, कभी कभार स्टूडेंट्स गलत समझते हैं कि पर्सन जो डी है वो आगे, नहीं नहीं नहीं, वो पहले पीछे था, सी के साथ ही था, लेकिन वो आगे गया, मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक आगे गया। और कितना डिस्टेंस आगे गया मैं आपको बताता था, चलो। ये एक इसने डिस्टेंस कवर किया सी के रिस्पेक्ट से, लेकिन जितने भी डिस्टेंस के ऊपर ये गया, फिलहाल मुझे से कंसर्न नहीं है, लेकिन ये कितनी वेलोसिटी से चल रहा था वो मुझे पता होनी चाहिए। जो पर्सन डी है वो बी वेलोसिटी से चल रहा था पर्सन सी से, ठीक है। और वो चलता ही जा रहा है, और उसने एक पर्टिकुलर पॉइंट पे देखा, एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर देखा, ये पर्टिकुलर इंस्टेंट है कि बलून पॉपअप हुआ, ठीक है स्टूडेंट्स।